Mughal emperors Babur 1526 CE to 30 CE means Common Era. Zahiruddin Muhammad, commonly known as Babur Tiger, was the great grandson of Timur and a descendant of Turkish ruler Genghis Khan, who had invaded India several times. Babur was a brave soldier and experienced general, a skilled horse rider, a sure shooter, and a skilled swordsman. ये जो बाबर था जिसको कि टाइगर भी कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तिमूर, मीन्स कि वो तिमूर का ये पड़पोता जिसे हैं वो था, और तुर्किश रूलर चंगेज़ खान का डिसेंडेंट मीन्स वंशज था, जिसने कि बहुत बार इंडिया पे इन्वेजन किया है। बाबर बहुत ही ब्रेव और एक्सपीरियंस जनरल मीन्स बहुत ही अच्छा सेनापति था, और हॉर्स राइडर बहुत अच्छा था, उसका निशाना बहुत पक्का था, और स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन, स्वॉर्ड्स होती हैं जो तलवारें होती हैं, वो बहुत अच्छी तलवारबाजी भी करता था। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल ही कॉन्कर्ड गजनी एंड समरकंद। ये जो कि काबुल का रूलर बनने के बाद उसने गजनी और समरकंद को भी जीत लिया, बट हिज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल में मेड हिम गिव अप हिज एम्बिशन टू एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। लेकिन वो समरकंद को अपनी परमानेंट अपने होल्ड में नहीं रख सका, और फिर उसने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, मीन्स बहुत ज़्यादा खजाना है, तो वो इंडिया की तरफ उसने रुख कर लिया। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो इट वॉज इन 1526 CE। तो इसने बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, बट बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ अफगान्स एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। तो बाबर की जीत से अफ़गानों की जो पावर थी वो कम हुई, और उसको बहुत सारा पैसा मिला। ठीक है, पैसा ऑब्वियसली जीतेंगे तो फिर पैसा तो मिलना ही है। इंडिया का पैसा जो भी खजाना था उसके हाथ में अब आ गया था। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ जनरसली टू बाय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एंड अफगान चीफ्स हु अपोज्ड हिम। जो अफगान थे, इब्राहिम लोधी जैसे उसके जो चीफ थे, उसके जो ऑफिस में काम करने वाले थे, उसको उसको उसने बहुत पैसा दिया। ठीक है, जो कि उसके खिलाफ थे। Who the two sides met a fierce battle of Khanwa. In order to have complete control, okay. In order to have complete control over North India, Babur had to defeat Rajputs as well. अब नॉर्थ में भी उसको इंडिया को जीतने के लिए बाबर को राजपूतों को भी बाबर ने राजपूतों को भी हराया। द टू साइडेड मेट अ फियर्स बैटल ऑफ खनवा वेयर राणा सांगा वॉज डिफीटेड। अब बाबर की लड़ाई राणा संगा के साथ भी हुई बैटल ऑफ खनवा में, जहाँ पे राणा सांगा की हार हुई। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर द राजपूत्स। अब राजपूत की भी पावर ख़त्म सी होने लग गई थी। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट ऑल्सो अ लर्नड स्कॉलर। वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, और उसने बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी इन तुर्किश, ये दो बुक्स लिखी उसने, बाबरनामा एंड तुजुक ए बाबरी इन तुर्किश में लिखी थी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। इट इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू बाबर्स लाइफ। ये जो दो बुक्स थी वो बाबर की लाइफ को हाईलाइट करती हैं। नाउ हुमायूं 1530 to 40 CE and 1555 to 1556 CE. Nasiruddin Muhammad Humayun, the elder son of Babur, ये बाबर का बड़ा
बेटा था, faced innumerable difficulties to retain the Mughal empire in India. बहुत मुश्किल हुई इसको अपनी मुग़ल एम्पायर को बरकरार रखने के लिए. बाबर had gifted separate province to his other three sons. The army was a combination of people from different country and language groups. बाबर ने अपने तीनों बेटों को बराबर बराबर का सब कुछ दे दिया था, ठीक है. तो उसमें जो हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजरी, मीन्स के जो हुमायूं को जो भी मिला था उसमें एम्प्टी ट्रेजरी मीन्स जो उसमें को लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह उनको प्रॉपरली उसको नहीं मिल पा रहे थे. ही हैड टू फेस oppositions from his brother, relatives, अफ़गान्स एंड राजपूत. तो उसको ऑपोजिशन, उसको काफ़ी सारी बातों का सामना करना पड़ रहा था खुद के भाइयों से, रिलेटिव से, अफ़गान से और राजपूतों से. ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम विद हिज ओन फुलीज. मीन्स कि उसको ना उसने अपनी प्रॉब्लम खुद की अपनी बढ़ा ली अपनी खुद की मूर्खताओं की वजह से. ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम. उसको ड्रग्स का भी, नशे की भी उसको आदत पड़ गई थी. ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी और his father had to fail to crush the power of Afghans for good. The Humayun was defeated by Afghans, Sher Shah Suri at Chausa and Kannauj, and was forced to leave India and took refuge in Iran in 1540. तो वो इंडिया छोड़ के 1540 में ईरान चला गया, बिकॉज उसके जो थे ना, अब वो अफ़गान्स को क्रश करने में नाकामयाब रहे थे. दस हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय एन अफ़गान. एक अफ़गान से डिफ़ीट हो गया था हुमायूं. शेर शाह सूरी, आपको पता है ये जो जीटी रोड है ये भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाई है, फ्रॉम कटक टू अटक, ठीक है. ये इंडिया से अफ़गानिस्तान तक जाती है, जो कि हमारे पंजाब से होती हुई जाती है, ठीक है. जीटी रोड जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शेर शाह सूरी ने ही बनाई है. तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था. एंड वॉज एन अफ़गान, वो एक अफ़गान थे और इस वजह से हुमायूं को ईरान जाना पड़ा. आफ्टर 15 years हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, अ वीक सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी. तो एक शेर शाह सूरी का सक्सेसर था सिकंदर सूरी, उसको 15 साल के बाद हुमायूं ने हराया था. एंड रिस्टोर्ड द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया वंस अगेन. और दोबारा से मुग़ल एम्पायर को इंडिया में लेकर आया. अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली. लेकिन उसकी डेथ हो गई हुमायूं की. अपनी दिल्ली में एक लाइब्रेरी थे उसमें से स्लिप होने की वजह से. अकबर, (1556 to 1605 CE), Jalaluddin Muhammad Akbar ascended the throne at the age of 14 under the guardianship of Behram Khan. behram Khan की गार्डियनशिप में अकबर ने 14 years के एज में सिंहासन पे बैठा था. द पोजीशन ऑफ मुगल्स वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया. तो पोजीशन सही नहीं है मुगल्स की, तब उस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं थी. हेमू विक्रमादित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली. तो हेमू विक्रमादित्य थे जिसने कि आगरा और दिल्ली को कैप्चर मतलब अपने कब्जे में रखा हुआ था और मुगल्स को डिफीट किया हुआ था. इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ behram Khan डिफीटेड हेमू इन 1556. ओके, आगरा एंड दिल्ली वर टेकन बैक. कैपिटल वॉज सेटअप एट आगरा. और आगरा और दिल्ली को वापस ले लिया था मुगल्स ने और कैपिटल बना दी गई
आगरा. दिस मेड बैराम खान एंजॉय अ पोजीशन ऑफ रेस्पेक्ट एंड पावर. वो बैराम खान के पास पावर और पोजीशन आ गई, बट स्लोली डिफरेंसेस बिटवीन अकबर एंड बैराम, तो डिफरेंसेस डेवलप बिटवीन अकबर एंड बैराम खान. लेकिन फिर भी इतना थोड़ी से मनमुटाव होने लगे दोनों में, अकबर और बैराम खान में. इन 1560 बैराम खान was forced to go on pilgrimage to Mecca but was assassinated on the way. लेकिन बैराम खान को ज़बरदस्ती मक्का तीर्थ यात्रा पर, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया और उसका रास्ते में ही उसको मरवा दिया गया था. Under Akbar, the Mughal Empire stretched from Kashmir in the north to Godavari river. तो गोदावरी रिवर तक देखो मुग़ल एम्पायर पहुंच चुका था. इन द साउथ फ्रॉम अफगानिस्तान, इन द वेस्ट बंगाल, इन द ईस्ट. अकबर ऑल्सो कॉन्कर्ड गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन एंड गुजरात. इन सबको कॉन्कर्ड मीन्स जीतना. इन सबको जीत लिया था, इन सब जगह को. अकबर सेटअप एन इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वेयर रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग. इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, देखो ये भी अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहाँ है इबादत खाना. तो एक रिलीजियस डिस्कशन होता था एवरी फ्राइडे. ही स्टार्टेड दीन इलाही. ये एक धर्म था जो इसने स्टार्ट किया था, दीन इलाही 1582 में, बाय ब्लेंडिंग द गुड पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजन्स. और जिसमें कि सभी रिलीजन्स के अच्छे जो उसको लगे थे ना पॉइंट्स, वो उसने इंक्लूड किए थे. लाइक हिंदुज़म में क्या अच्छा लगा, क्रिश्चियनिटी में, जैनिज़्म में, अदर फेथ्स विद, और इस्लाम के भी थे. दीन इलाही वॉज नॉट अ रिलीजन बट अ सोशो रिलीजियस पाथ टू ब्रिज द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कम्युनिटी. एक, चलो मैं धर्म नहीं कहते, लेकिन एक सोशो रिलीजियस पाथ था, एक रास्ता था कि जिसमें कि एक दूसरे के धर्मों को जोड़ने की उसने कोशिश की थी. In 1605 अकबर passed away और उसकी डेथ हो गई. ही वॉज बरीड एट सिकंदरा 6 miles फ्रॉम आगरा, और उसको सिकंदरा में दफनाया गया. जहांगीर. अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद सुल्तान सलेम. तो अकबर के बेटे का नाम था मोहम्मद सुल्तान सलीम. ही असेंडेड द थ्रोन इन 1605. देखो जब उसकी डेथ हुई अकबर की 1605 में, तो इसको राजा बना दिया गया था एट द फोर्ट ऑफ आगरा एंड एज्यूम द नेम जहांगीर. तो और उसका नाम रख दिया गया था जहांगीर, होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, जिसके हाथ में सब कुछ है, पूरी दुनिया है. एंड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन, जिसका मतलब है लाइट ऑफ द फेथ, की विश्वास की लाइट की रोशनी. अकबर ऑलवेज एड्रेस हिम एज शेखू बाबा, और अकबर उसे हमेशा शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे. इन 1606 जहांगीर सन प्रिंस खुसरो, तो जहांगीर का जो बेटा था प्रिंस खुसरो एस्केप फ्रॉम आगरा, आगरा से भाग गया. जहांगीर ने उसका पीछा किया एंड डिफीटेड हिम एट द बैटल ऑफ Barawnwala, as many nobles were trying to make Khusro the emperor in the place of Jahangir. और जहांगीर ने फॉलो किया, अपने पीछा किया अपने बेटे प्रिंस खुसरो का, और उसको हराया. बैटल ऑफ बैरोवाल, as many nobles were trying to make Khusro the emperor in the place of जहांगीर. क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि जहांगीर की जगह खुसरो वो एम्प्रर बन जाए. जहांगीर कंसोलिडेट हिज territories and developed the administrative system that was introduced by his father. The court culture of Mughal flourished under his rule. जो कोर्ट का जो कल्चर था बहुत ही मुगल्स के
मुगल्स का वो उसके राज में काफ़ी फ्लरिश हुआ। एंड ही हैड अ कीन इंटरेस्ट इन गार्डन्स का तो बहुत उसको शौक था। मुगल्स पेंटिंग रीच्ड इट्स ज़ेनिथ ड्यूरिंग हिज टाइम। और पेंटिंग्स का भी शौक था। ही मैरिड नूरजहाँ। नूरजहाँ से उसकी शादी हुई। जहांगीर रीस्टार्टेड द वॉर विद राजपूत्स के साथ उसकी वापस से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। द अफगान अमीर्स ऑफ बंगाल अपोज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स। द डिस्टर्बेंस इन द डेक्कन कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। तो ये जो बंगाल के साथ ना बनती नहीं थी मुगल्स की। द डिस्टर्बेंस और फिर इससे क्या हुआ कि जो दक्षिण की तरफ भी था वो कंट्रोल डिस्टर्बेंस होने लगा, क्योंकि उनकी बनती नहीं थी। वो भी अपोज करने लगे कि हाँ भाई हम आपका कहना नहीं मानेंगे। जहांगीर डाइड इन 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी डेथ हो गई। एंड शाहजहाँ उसकी जगह जहांगीर का बेटा शाहजहाँ राजा बन गया। नौ शाहजहाँ खुर्रम शाहजहाँ 1628 to 1558 CE. Khurram, the third son of Jahangir, took the title of Shah Jahan. His mother was the daughter of Uday Singh, the ruler of Jodhpur. ओके जो प्रिंस खुर्रम था वो उसका थर्ड बेटा था शाहजहाँ का, और इसी को शाहजहाँ कहा जाता था। शाहजहाँ और खुर्रम एक ही बात है। तो उसकी जो मम्मी थी वो उदय सिंह की बेटी थी, जो कि जोधपुर के रूलर थे, राजा थे। शाहजहाँ हैड टू फेस द रिबिलियन ऑफ जुझार सिंह, अ बुंदेला चीफ, एंड जहान लोधी, अ अफगान चीफ। इसका रिबिलियन शाहजहाँ को फेस करना पड़ा था। अंडर शाहजहाँ द डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल्स एंटर्ड अ न्यू फेस। तो शाहजहाँ के ही अंडर एक डेक्कन की पॉलिसी आ गई। क्या थी? ही अनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद। His forced the he forced the rulers of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. जो अहमदनगर था उसको भी दौलताबाद में मर्ज कर दिया गया था। He forced the ruler of Bijapur and Golconda to accept his supremacy. और जो बीजापुर और गोलकोंडा के जो रूलर थे उनको मजबूर किया गया कि वो हमारे सामने सरेंडर कर दे। इन 1636 शाहजहाँ रिटायर्ड टू आगरा एंड अपॉइंटेड औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। और 1636 में शाहजहाँ रिटायर हो गए, आगरा चले गए और औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बना दिया गया। द मुगल एम्परर रीच्ड इज ग्रेटेस्ट प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। और सुप्रीमेसी मीन्स प्रॉस्पेरिटी में खुशहाली जो सबसे ज़्यादा आई शाहजहाँ के राज में ही आई मुगल एम्पायर की। हिज मिनिस्टर वॉज एफिशिएंट एंड एबल। उसके जो एंड ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एंड बट वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम्स। था तो वो अंधविश्वासी टाइप का। ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो एकदम ठेठ होते हैं ना मुस्लिम, वो थे। बट वो ये ऐसा नहीं था कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू हैं, उनके लिए वो फेयर ना हो। वो अच्छा था नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। ही इंक्रीज द मैग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट, द पीकॉक थ्रोन, द ताजमहल एट द आगरा, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन इंडिया, ये सब उसके ही बनाए हुए हैं। द न्यूमरस अदर वर्क्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेस्टिफाई हिज वेल्थ एंड एज वेल एज हिज एस्थेटिक सेंस। और उसकी जो ये जो भी उसने आर्किटेक्चर बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं, उसके जो पैसा है, वेल्थ है, उसको दिखाता है। ही वॉज नोन एज एन इंजीनियर किंग। उसको इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। ही वॉज एन एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट, और लिखता बहुत अच्छा था। ही गेव पैट्रोनेज टू स्कॉलर, आर्टिशंस, क्राफ्टमैन। बहुत ज़्यादा उसने इज्जत दी इन सबको। पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन फ्लरिश्ड अंडर दिस इंटेलिजेंट एम्परर। तो ये सारे काम भी उनके
रेन में बहुत अच्छे हुए हैं। इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल, बीमार हो गए। इमिडिएटली हिज सन स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कैप्चरिंग द थ्रोन, और जैसे ही वो बीमार हुए तो उनके जो बेटे थे वो फटाफट से उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की उनके थ्रोन को, उसके राज को। इन 1658 औरंगजेब टुक ओवर द थ्रोन and imprisoned his father who died in captivity in 1666। और औरंगज़ेब ने फटाफट अपने पापा के बीमार होते ही उनके राज को, उनके जो सिंहासन पे अपना कब्ज़ा लिया और उनको कैप्चर कर लिया, उनको बंधक बना दिया था। और शाहजहां की डेथ हुई 1666 में। नाउ Aurangzeb 1658 to 1707 CE। After capturing Agra, Aurangzeb crowned himself as the emperor। अपने आप को राजा बना दिया था। He assumed the title of आलमगीर, और उसको आलमगीर का टाइटल मिल गया था। He abolished the inland duty, राहतदारी and octroi, बंदारी to please his subjects। और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रजा से है, ठीक है। और उसने क्या किया कि लोगों को, अपने प्रजा को खुश करने के लिए ये जो दो टैक्सेस थे उसने माफ़ कर दिए थे। ही वॉज अ मुस्लिम फैनेटिक एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस। एकदम से सन की मुस्लिम था, और दूसरे धर्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ही discontinued the practice of inscribing the kalima on coin and abolished the celebration of New Year Nowruz। तो ये दो उसने बातें मना कर दी कि ये हम नहीं मनाएंगे, ठीक है। नवरोज़ एंड कलीमा जो भी हम लिखवाते थे कॉइन्स पे। हिज रूल वॉज अ पीरियड ऑफ सीजलेस वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो इसके राज में, औरंगज़ेब के राज में बहुत सारी छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती ही रही हैं। द रिवोल्ट ऑफ राजपूत प्रूव वेरी हार्मफुल फॉर हिम। जो राजपूतों का विद्रोह था वो भी इसके लिए मुश्किल ही पैदा करता था। तो मराठास हैड बिकम वेरी पॉपुलर, मराठा बहुत पॉपुलर हो गए थे अंडर शिवाजी। औरंगज़ेब सेंट शाइस्ता खान द गवर्नर ऑफ बंगाल टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी, बट शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड। शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड। शिवाजी को हराने के लिए शाइस्ता खान को भेजा था, लेकिन वो हार गया। औरंगज़ेब इन्वाइटेड शिवाजी टू आगरा फॉर टॉक्स। तो शिवाजी को बुलाया भी था बात करने के लिए, वेयर ही वॉज इम्प्रिजन, लेकिन उसको बंदी बना लिया गया। शिवाजी समहाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन मीन्स जेल, लेकिन फिर भी शिवाजी बच के निकल गए थे। द मराठास, द जाट्स एंड द सिख नेवर अलाउड औरंगज़ेब टू रेस्ट इन पीस। लेकिन मराठा, जाट और सिख ने कभी भी शांति से नहीं रहने दिया, बिकॉज कि वो रिवोल्ट करते रहे थे, बिकॉज ये कोई अच्छा भी नहीं था औरंगज़ेब। दैट इज़ वाई ही किल्ड गुरु तेग बहादुर, whose son Guru Gobind Singh fought the Mughal till Aurangzeb death in 1707। इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को किल किया था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने मुग़ल के साथ फाइट की जब तक कि औरंगज़ेब की डेथ नहीं हो गई। 1707 में औरंगज़ेब कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा इन डेक्कन। औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को जीता, बट ड्यू टू हिज शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़, जो उसकी पॉलिसीज़ थी ना काफ़ी कमज़ोर ही होती थी, हिज वास्ट एम्पायर वेंट आउट ऑफ हिज ग्रिप। और उसका जो वास्ट एम्पायर था, पूरा साम्राज्य था, वो उसके ग्रिप से, हाथ से छूटने लगा था। मैनी गवर्नर रिवोल्टेड अगेंस्ट द एम्परर एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। अब बहुत छोटे छोटे जो रियासतों के गवर्नर थे वो रिवोल्ट करने लगे, उसके अगेंस्ट हो गए, और अपने छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रूल उन्होंने राज्य बना लिए। दो मुग़ल एम्पायर सर्वाइव टिल 1857 तक रहा था। इट्स रूलर वर द पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803।
The last emperor, Bahadur Shah Jafar II, had to face a trial for leading the mutiny of 1857, was convicted and exiled to Rangoon. जो लास्ट के जो इसके मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको एक जो म्यूटनी हुई थी 1857 में, उसके लिहाज से उनको रंगून के लिए एग्जाइल मतलब कि रंगून भेज दिया गया था. गवर्नेंस अंडर मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन अब देखते हैं उनका कैसा था. The Mughal managed to unite the country politically. They established a uniform system administration which was combination of both Indian and Persian system. उन्होंने ऐसी policies अपनी बनाई थी कि जो कि combination था Indian और Persian system का. They believe in supreme authority of king. कि king है जो वो सबसे बड़ा है. A strong army and efficient ministers assisted the emperor. और एक strong army थी और efficient मिनिस्टर्स बहुत अच्छे थे, माइंड वाले थे, बहुत इंटेलिजेंट थे. उन्होंने एम्परर को हमेशा सपोर्ट करते थे. द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा. तो सूबा में डिवाइडेड था. द दीवान वॉज द कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू. द कोतवाल लुक आफ्टर द लॉ एंड द ऑर्डर इन द सिटी. ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस वगैरह लेता था, और जो कोतवाल था वो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, कानून की व्यवस्था करता था. अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम बेस्ड ऑन रैंक और पोजीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की. मनसबदारी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था, लेके आया था अकबर. द मनसबदार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ये जैसे भी उसकी आर्मी थी उन सब के लिए, और बाहर की जो प्रजा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सब कुछ वही देखते थे मनसबदार. सोसाइटी एंड इकोनॉमी. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू लेवल्स. में कौन कौन से लेवल है? द नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल्स फॉर्म द अपर क्लास. दे लिव लाइफ ऑफ लग्जरी, नोबिलिटी. ठीक है. द लोअर क्लास वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी में रहते थे. एंड लोली जॉब इन द सिटी, और छोटे मोटे काम करते थे. दे लिव्ड इन अ मिजरेबल कंडीशन. बहुत प्रॉब्लम भरी लाइफ थी उनकी. द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम was from the land revenue which was fixed at 1/3 of produce. तो जो इनकम, मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज दैट लैंड रेवेन्यू, जो टैक्स मिलता था ज़मीन से, विच वॉज फिक्स एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. कि ना अभी जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 1/3 ये राजा लोगों का हो जाता था. द मेन सोर्स, ओके. द स्टेट वॉज नोन एज खालिसा. द स्टेट लैंड को हम क्या कहते थे? खालिसा. द ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड एज इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. तो जो भी इंडियन गुड्स थे, जो सामान था, वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में भेजा जाता था. मैनी फॉरेन कंपनीज लाइक पोर्चुगीज़, डच एंड इंग्लिश वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग. इन सब में ये इनका बिजनेस होता था. ट्रेड मीन्स बिजनेस. द मुगल एम्परर्स एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग सराइज एंड रोड. तो सराय भी बने थे और रोड भी बनी थी. द मुगल रिलीजन. द मुगल एम्परर फॉलो इस्लाम. अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. मुगल्स ने इस्लाम को ही फॉलो किया था, लेकिन जो अकबर थे वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कि रिलीजियस टॉलरेंस को अपनाया था, कि दूसरे के धर्म को भी वो सेम इज्जत देते थे. इट एम्ड एट हारमोनी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स. इससे क्या दूसरे धर्म के लोग भी एकदम खुशी से रहते थे. ही सेटअप अ हॉल ऑफ वर्शिप, इबादत खाना, जिसमें कि सभी धर्म के लोग रहते थे, आते थे, लाइक जैन्स, हिंदूज, ज़ोरिस्ट्रियंस, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा. जहांगीर एंड शाहजहाँ वर ऑल्सो टॉलरेंट टूवर्ड्स रिलीजस. तो जहांगीर और शाहजहाँ भी
टॉलरेंट थे अदर रिलीजन्स के, लेकिन जो औरंगज़ेब थे वॉज़ अ स्टॉन्च मुस्लिम। वो तो एकदम ना कट्टर मुस्लिम जिसको कहते हैं वो था। ही फोर्स द हिंदूज़ टू अडॉप्ट इस्लाम। उसने बहुत सारे हिंदूज़ को कहा था कि फ़ोर्स किया था हिंदू सॉरी इस्लाम कबूल करने के लिए। ही इम्पोज़ जज़िया ऑन हिंदूज़। और जज़िया भी एक तरह का टैक्स था जो कि हिंदूज़ पे लगाया गया था। ही हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस वीकेंड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और इसी वजह से जो फाउंडेशन थी, जो नींव थी, वो कमज़ोर हो गई थी औरंगज़ेब की इसी हरकतों की वजह से। लिटरेचर एंड आर्ट, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, all great works of Sanskrit like Raj Tarangini, Ramayana, Mahabharat, Puranas, etc. was translated into Arabic. ये सारी बुक्स थी वो अरेबिक में ट्रांसलेट की गई थी। हिस्ट्री बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन राइटिंग। बाबरनामा, अकबरनामा एंड आइन अकबरी आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। जो बाबरनामा है, अकबरनामा है, आइन अकबरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे उस पीरियड के। जहांगीर वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। बहुत अच्छी इसको पर्शियन आती थी। ही रोट तुजुक जहांगीर, उसने लिखा था। एंड शाहजहाँ पैट्रोनाइज फेमस राइटर ऑफ दैट टाइम। और शाहजहाँ उस टाइम के बहुत अच्छे राइटर थे। मुग़ल रूल वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूज़िक। तो उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन भी आए। तानसेन वॉज द famous jewel of Akbar's court. Poetry was very popular. It was based on variety of themes, ranging from royal court to worship. देखो ये रॉयल कोर्ट पोइट्री बहुत मशहूर थी तब, और रॉयल कोर्ट से भक्ति तक ये सब वैरायटी में होता था। द मुग़ल बिल्ट फाइन स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी बनी। अकबर बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम इन दिल्ली एंड फतेहपुर सीकरी एंड बुलंद दरवाज़ा नियर आगरा। जहांगीर लेड ब्यूटीफुल गार्डन लाइक शालीमार बाग। ये इम्पॉर्टेंट है, जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया। बट इट इज़ शाहजहाँ हु इज़ नोन एज इंजीनियर एम्परर। ही बिल्ट रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड वर्ल्ड्स फेमस ताजमहल। तो ये सब बिल्डिंग्स उसने बनाई थी शाहजहाँ ने। ताजमहल जो कि 7 वंडर्स में भी आता है। औरंगज़ेब डिड नॉट फेवर आर्ट्स। औरंगज़ेब ने आर्ट्स को, फाइन आर्ट्स को फेवर नहीं किया। द पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड वर अ सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्कूल ऑफ आर्ट्स। एक कॉम्बिनेशन था इंडियन और पर्शियन स्कूल आर्ट का। बिसाइड्स बीइंग अ पैट्रन ऑफ पेंटर, जहांगीर हिमसेल्फ वॉज अ वेल नोन पेंटर। तो जहांगीर खुद भी एक वेल नोन पेंटर था। द लिटरेचर, म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर ऑल वर द जेनिथ ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर। तो ये भी अपने टॉप पर थे। दिस डेक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये कैसे ख़त्म कैसे हुआ। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ मुग़ल एम्पायर वर रिलीजियस टॉलरेंस, ह्यूमन अप्रोच, स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। बट द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड वंस दिस पॉलिसीज वर रिवर्स्ड। क्यों हुआ ये? द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगज़ेब टर्न द राजपूत अगेंस्ट हिम। राजपूत इसके खिलाफ हो गए थे रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से। हु हैड ऑलवेज सपोर्ट द मुग़ल एम्पायर, जिन्होंने कि हमेशा ही मुग़ल एम्पायर को सपोर्ट किया था। लेकिन औरंगज़ेब ने क्या किया था? रिलीजियस इंटॉलरेंस, दूसरे धर्मों की वो रेस्पेक्ट नहीं की। इस वजह से ये डेक्लाइन होना शुरू हो गया। तो सेम ऐसा ही सिख और मराठास के साथ भी हुआ। द मुग़ल डिड नॉट हैव एनी रूल सक्सेशन एंड हैंस द डेथ
the death of each rule resulted in bloody wars and conspiracies of nobles. कोई ढंग का उनके पास क्या नहीं था सक्सेशन की। अब क्या कैसे आगे की जो उसके जो कमज़ोर होते गए थे आगे के सक्सेसर्स, और बहुत सारे फिर वॉर होने लगे। वीक एंड इनसफिशेंट सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब के जो कि सक्सेसर थे वो वीक थे, इस वजह से डिक्लाइन हुआ। करप्ट ऑफिशियल एंड हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू, अगर बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू टैक्स लेंगे, लोगों को पैसा ही नहीं है लोगों के पास, फिर भी हम उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फिर अपने राजा के खिलाफ हमारे मन में आ जाता है कि कैसा राजा मिला। तो ये भी एक रिवोल्ट डिक्लाइन का कारण ही बना था। Okay. The nobles, Mansamdar, gradually become more powerful than the central authority. They started establishing independent state like Hyderabad, Awadh and Bengal. तो छोटे छोटे जो नोबल्स थे जिन्होंने अपना राज खुद बना लिए थे, वो पावरफुल होते जा रहे थे डे बाय डे। ये भी मुगल्स के डिक्लाइन का कारण बना। The Europeans were rising power in the world at that time, and they gradually took over the internal administration, trade and territories of Mughal Empire to strengthen their rule. तो ये भी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ जो आने लग गए थे इंडिया में, तो उन्होंने भी अपना सिक्का जमा लिया था इंडिया में, और जिससे कि मुग़ल थोड़े से कमज़ोर होने शुरू हो गए थे। औरंगज़ेब remained in Deccan for almost 20 years, which gave the opportunity to governor to establish their established independent state. तो 20 years तक तो वो वहाँ पे रहा है डेक्कन में, दक्षिण में। तो फिर से क्या हुआ कि जो गवर्नर्स थे जो नॉर्थ में थे, तो अपना छोटा छोटा राज्य बनाने लग गए और वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए और अपने आप को पावरफुल उन्होंने बता दिया। एंड दीज वर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। थैंक यू।